साकिब निसार साहब के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी याराना और दोस्ती थी, इसलिए जब वो चीफ जस्टिस थे तो अजहर सदीक साहब सुप्रीम कोर्ट में ही नजर आते थे। क्या उनके दौर में फैसले ठीक थे? अच्छा देखिए, मैं उस दौर में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, अब भी हो रही है। देखिए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जस्टिस साकिब निसार एक फरिश्ता सिफ्ता इंसान है। वो बुनियादी हकूक में 1,10,000 केस, एक पार्टी नहीं मानती उनको, नहीं वो ना माने, उनके मानने से नहीं होता। मैं मफादियामा का केस करता हूँ, मुझे पता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कितने काम किए और क्या हालात बनाए उन्होंने। ये सारा कुछ आपको हमारे सामने है और हम इन चीज़ों को सामने रख के बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ होनी है और क्या हालात बनने हैं। एक बात मैं आपके सामने रख दूँ, जैसे साकिब निसार एक फरिश्ता इंसान थे, 1,10,000 इंसानी हकूक के काम। मुझे ये बताएं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लूट के खा गया जो काम उन्होंने किया था, प्राइवेट स्कूल क्या करते रहे, चीनी माफिया क्या होता रहा, यहाँ मुहालियत के क्या काम थे, गरीब लोगों के क्या, उसका मुकाबला और सानी पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कौन से ऐसे बेंच के अंदर वो मौजूद थे। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का केस बिल्कुल जायज़ है, माने या ना माने आप इनको, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आज भी मानता हूँ इस बात को। ख्वाजा साद रफ़ी के साथ या बाकी लोगों के साथ वो अब मकबूल बाकर ने फैसला लिखा था। मकबूल बाकर साहब आपको पता निगरान वज़ीर आला थे, तो थोड़ी सी शर्म और हया उन्हें आनी चाहिए थी ना उस वक्त, कि उस वक्त उन्हें अपने फैसले याद करें, जो कुछ हो रहा है उस पर अमल दरामदी करा लेते कम अज़ कम। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे सिस्टम का हिस्सा है, ये होती आ रही है और हो रही है। इसको रोकना सियासी जमातों ने है। सियासी जमातें जब तक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती तो तब तक ये रुक नहीं सकती है। इसे रोकने के लिए सियासी जमातों को इकट्ठा होना, अगर इकट्ठे होंगे तो ये रुकेगी, वरना ये रोना पीटना रहेगा, कभी एक का कभी दूसरे का। मैं किसी एक बार इसमें सियासी जमातों के लिए हमारा मशवरा यही है कि इसको रोक दें खुदारा। अगर अब 2.5 सालों में, ये 3 सालों के अंदर करप्शन के पहाड़ टूट गए हैं। आप हाल देखें, कोई ये केस बता दें, बातें बड़ी करते थे ना, केस फाइल किया, स्मगलिंग रोक ली, आम बंदों के साथ ज्यादतियां रोक गए, नहीं रोक सके आप, तबाह बर्बाद कर दिया आपने ये 2.5-3 सालों में। नवाज शरीफ को असूली तौर पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने पीडीएम की हुकूमत के साथ मिल के क्या तबाही की है। जो एक दूसरे के साथ नारे लाते थे, सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। आखिरी सवाल है मेरा, इमरान खान साहब किस महीने में आपको लगता है कि बाहर आते नजर आ रहे हैं? महीना बता दें, प्रेडिक्शन। अच्छा चले, खबर आ गई है जी, अपीलें मंजूर हो गई हैं और अपना ये आपके सामने ये चल रहा है। अपना इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों बरी हो गए हैं। दोनों बरी हो गए। मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले क्या कहा था आपको? निकाह का मैंने एक कहा था आपको, ले मंजूर हो गया, कलदम हो गया जी। अब मैं अगस्त सितंबर का टारगेट आपके सामने, सितंबर में इमरान खान साहब इद्दत वाले केस की अगर बात करें तो खबर मानिका साहब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मेडिकली तौर पे भी नुक्ता उन्होंने उठाया कि क्या ज़रूरत पेश आई कि इद्दत में ही निकाह करने की, इद्दत पूरी करने तक क्यों नहीं रोका गया और क्यों नहीं रुके, ऐसा क्या मामला था? वो बहुत ही पर्सनल लेकर गए हैं चीज़ों को। आप इस केस का, क्योंकि फैसला भी आने वाला, क्या देखते? क्योंकि मैं इस मामले को बहुत करीब से जानता हूँ। 2017 में ना तलाक हो गई थी, 2018 जनवरी में निकाह हो गया था, 39 दिन से ज़्यादा हो गए थे, और 18 फरवरी में एक सेलिब्रेशन हुई, निकाह नुकू कोई नहीं हुआ। वो तो मुफ्ती सईद साहब जब एक टीवी प्रोग्राम में मेरे सामने बैठे और जब ये मामला वो देखा तो और उन्होंने फिर क्या कहा, इस सारे मामले को सामने रखते हुए मुफ्ती सईद साहब ने कहा जो औरत कह दे वो सच मान। मुफ्ती सईद की बात बता रहा हूँ मैं, टीवी चैनल के अंदर बैठकर उसने कहा। और भाई जब औरत ने फैसला कर लिया, तू कौन अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, तू 2017 से लेकर चने बेचता रहा था, या कोई मछली मंडी पर जाकर रेडियन लगाना शुरू कर दी। जब तुम्हें उठा लिया, अगवा बयान बनाई, अगवा, तुम्हें ख्याल आ गया और तुम अब आगे बढ़ बढ़ के कभी तुम्हारी करप्शन के कहानियां निकली ना तो पता लग जाएगा तुमने अपनी करप्शन के बचाने के लिए सारा कुछ किया। इसमें पहले एक गवाह ने फाइल किया था, नहीं सगासा वापस क्यों ले लिया? खावर मान का आगे भी शर्म करो, तुम्हारी बेटियां जो है ना वो कुरान मजीद पे हलफ दे रही हैं, डूब मरने का मकाम है, बाप को आग कर दिया उन्होंने एक तरह से। लेकिन अब वो आज पूरी कोशिश करते रहे किसी तरह से ना। अब हम जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं पॉडकास्ट आपका कब चलना है, आज फैसला मुतवक्को है। मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ आपको, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मुझे कि बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जब ये रिकॉर्ड करें फैसला नहीं आया, आप भी गवाह हैं इस बात की, बाइज्जत बरी होंगे। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ना
चाहे आप एविडेंस देनी है, ये करनी है कि इसको रिमांड कर दिया जाए। साइफर में भी ये कोशिश की थी। तीसरी, अपील में फैसला मेंटेन करना मुझे नज़र नहीं आता, वो फिर इंसाफ का कत्ल ना 9 मई के मुकदमात में जो अबूरी जमानतें थी इमरान खान की, वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला वो जो केस है, उसमें परवेज़ खटक साहब भी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वो केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पास। मैम आसिफ साहब, मैं चूँकि नैब मेरी एक्सपर्ट ही है, वो 0/0 केस है। पहले तो इद्दत के केस में देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं जो कि आप जोड़ना चाहती हैं उसको। इमरान खान साहब साइफर में बरी हो तो कि 4 में सजाएं हुई थी। तोशा खाना इलेक्शन कमीशन का भी और नैब का भी, उसमें इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी है, सज़ा सस्पेंड हो गई है। ठीक है जी, सज़ा उसमें सस्पेंड हो गई और ये इद्दत में भी इंशाल्लाह बरियत हो जाते हैं। तो अब आगे क्या था, इतना अर्सा 9 में पूरा 1 साल चलता रहा। ज़मानतों के फैसले कब आगे किए कि जब बरियत होनी थी, बदनीति है। और इमरान खान तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो हिरासत में थे। और अभी एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि इस तरह नहीं है एक पर्चे से दूसरे पर्चे में पकड़ने और आप कमाल कर रहे हैं आप इस बात को। 1 में 2 में MPO जारी कर दें, वो उड़ा के रख दिया सनम के केस के अंदर। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जवेद गुराल और जस्टिस अली बाजवा ने कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है। तो उसमें अब ज़मानतें तो खारिज कर दी हैं, ज़मानतें खारिज, बेल बिफोर अरेस्ट खारिज की है ना। अब इसमें गिरफ्तारी डाल दी होगी उन्होंने, जो मेरी तलाह गिरफ्तारी डाल दी है, तो अब उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि उसको चैलेंज नहीं हो सकता। अब वो कोशिश करेंगे, जैसे शाह महमूद कुरैशी का रिमांड लिया, इसका रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और हमें बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल करनी होगी। उसी जज के पास जाएगी तो हम कोशिश करेंगे 2 दिनों 3 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाए, लटकाना नहीं हमने। और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से मुझे ज़मानत होती नज़र आती है इसकी। और लेकिन साथ साथ जो है ना, साथ ये पर्चा इमरान खान के लिए तक इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा। और आप अगस्त के अंदर ये हालात देखेंगे, फिर इमरान खान के खिलाफ नए केसेस बनाने का जो सोच रहे हैं वो कोशिशें करते रहेंगे। मैं ये सारा मामला अगस्त सितंबर में देख रहा हूँ, उसके साथ फॉर्म 45-47 भी जोड़ रहा हूँ। ऑर्डिनेंस हमने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया, इसमें रिटायर्ड जजेस हैं, इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में 15 को लगा हुआ है, लेकिन हमने इसका एक्ट भी चैलेंज कर दिया। इसका क्या किया, जिसमें रिटायर्ड जजेस लगाना चाहते हैं। अभी इसका इतलाक माजी से कैसे होगा? इलेक्शन जब हुए ये तय हो गया था कि इस तरह होना है, ये तो माजी से इतलाक तो इसका हो नहीं सकता। तो 94 में फॉर्म 45 और 47 जो है वो अगस्त सितंबर तक उसके मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, हमें उसका इंतज़ार है। अगस्त सितंबर मौसम अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे नज़र आएगी आपको। ये मेरी प्रोजेक्ट। अगला चीफ जस्टिस कौन नज़र आ रहा है फिर? देखिए, मैं जो अगली बात कहना चाह रहा था ना, मैं इसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाके मैं साथ जोड़ देता हूँ आपका सवाल। ये कहा करते थे हमारा चीफ जस्टिस आएगा, वो आपके सामने जो कुछ हुआ है नवंबर तक जो है ना, आइए हम सारे प्रोसेस से आगे जाने वाले होंगे। अक्टूबर में रिटायरमेंट हो जानी है, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। वो ईमानदार आदमी है, मेरिट पे चलने वाला आदमी है, और जिस तरह इस फैसले में खड़े हुए हैं ना वो सब जजेस, काबिल तहसीन है। मुझे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ है, मैं ओपनली बात करता होता हूँ, मैं नहीं इन चीज़ों में इफ़ एंड बट्स में नहीं जाता मैं।